जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ गए होंगे। आज का क्लास हम लोग का साइंस का होने वाला है, तो जितने भी बिहार मद्य निषेध या बिहार पुलिस का अभ्यर्थी हैं वो सभी लोग लाइव क्लास से जल्दी जुड़ जाए ताकि क्लास स्टार्ट हो सके। आज का पहला क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है। आपको बताना है कि एंजाइम मूलतः क्या होता है। फटाफट सही आंसर करेंगे। लाइव क्लास चल रहा है, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग सही आंसर करेंगे कि एंजाइम मूलतः क्या होता है। आप सभी जानते हैं और बहुत बार पूछा भी गया है कि एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो एंजाइम मूलतः क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। तो एक का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होती है। फटाफट बताइए कि अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होती है। सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होती है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन बी शून्य प्रतिरोधकता बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब उसमें प्रतिरोध होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, और सभी लोग जानते होंगे तो फटाफट बताएंगे कि 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है। तो 3 का ऑप्शन है 746 वाट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट क्या दर्शाता है। 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन का सही जवाब जो भी है वो फटाफट बताइएगा कि वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है। 4 का ऑप्शन है तूफानी मौसम, आपका बिल्कुल सही जवाब है। वायुमंडलीय दाब में अगर आकस्मिक यानी अचानक गिरावट होने लगे तो समझिए कि मौसम जो है वह तूफानी होने वाला है, यानी तूफानी मौसम होने वाला है। तो 4 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रेकत्व की इकाई है। प्रेकत्व की इकाई बताना है आपको, और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपके 8415 में भी पूछे गए हैं और 2380 में भी पूछे गए हैं, और बिहार पुलिस के जितने भी या बिहार मद्य निषेध के 365 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी विद्युत का मात्रक पूछ देता है, कभी विद्युतीय आघूर्ण का मात्रक पूछ देता है। तो ये सब आपको याद रखना होगा। तो 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा हेनरी। प्रेकत्व का जो इकाई है उसे हेनरी कहते हैं। तो हेनरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। 6 का सही जवाब बताइए कि रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। तो देखिए, रक्त कैंसर जो है ल्यूकेमिया को कहा जाता है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को कहा जाता है। और आप हमें बताइए कि एनीमिया को क्या कहा जाता है। एनीमिया का 2 दिन पहले एक क्वेश्चन करवाए थे कि एनीमिया को क्या कहा जाता है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ल्यूकेमिया हो जाएगा। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है, ल्यूकेमिया को कहा जाता है। ध्वनि की इकाई क्या होती है। क्वेश्चन तो देखने में बहुत इजी है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में, तो आपको याद रखना होगा। जितने लोगों को भी याद है उनको लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोगों को याद नहीं है उनको याद करना होगा कि ध्वनि की इकाई क्या है। तो ध्वनि की जो इकाई होती है वह डेसिबल होती है। ध्वनि की इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। पास्कल दाब का एसआई मात्रक होता है और न्यूटन गति का एसआई मात्रक होता है। और केल्विन किसका एसआई मात्रक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया। देखते हैं कितने लोग सही जवाब बताते हैं कि टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन है मोर्स सैमुअल बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। टेलीग्राफी का आविष्कार मोर्स सैमुअल ने किया। तो 8 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लीजिए कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फटाफट बताइएगा 9 नंबर सही जवाब कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा ऑडियोमीटर की। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 9 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर देख लीजिए, शुष्क सेल होता है। आपको 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताना है कि शुष्क सेल होता है। 10 का फटाफट सही जवाब बताइए कि शुष्क सेल होता है। तो 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा प्राथमिक सेल। शुष्क सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है। तो 10 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। तो 11 का ऑप्शन है वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वेबर होता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, ये पूछा गया है फायरमैन के एग्जाम में कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो फटाफट बताएंगे और उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। किलोवाट घंटा अगर आप बता रहे हैं, KWH हम लोग जिसे बोलते हैं किलोवाट घंटा, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई जो है KWH को कहा जाता है, यानी किलोवाट घंटा को कहा जाता है। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, प्रतिरोध का यूनिट पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध का यूनिट क्या होती है। तो फटाफट बताएंगे 13 का सही जवाब कि प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है। सही जवाब बताइए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग ओम कहते हैं। तो प्रतिरोध का जो यूनिट है वो ओम होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण है तो कम घनत्व। वायुमंडल में बादलों का तैरने का क्या कारण है, कम घनत्व है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है। तो 15 का सही जवाब बताइएगा। तो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है। पहले ऑप्शन देख लीजिए तब ना सही जवाब बताइएगा। तो देख लीजिए मानव दृष्टि के जो मानव नेत्र में दूरदृष्टि रोग होता है उसी के बारे में आपको बताना है। तो 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो मायोपिया से संबंधित है निकट दृष्टि दोष। अभी हाइपरमेट्रोपिया आपको बताएं हैं तो वह दूर हो जाएगा और निकट का मायोपिया हो जाएगा यानी निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में कौन सा जल संक्रामक रोग है। तो 17 का सही जवाब बताना है। तो 17 का सही जवाब बताइए कि निम्नांकित में कौन सा जल संक्रामक रोग है। आप सभी जानते हैं कि हैजा जो है जल संक्रामक रोग होता है और ये जीवाणु के कारण होता है। हैजा किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। और जीवाणु से होने वाले रोगों का याद करने का तरीका क्या है, पंडित का टीका नींव है। पंडित का टीका क्या है, नींव है। नींव है में हाय से क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। तो ये अगर ट्रिक आप लोग याद रखते हैं तो आपको सारे जीवाणु से होने वाले रोग याद रहेंगे। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए कि टिबिया अस्थि डैश में होती है। टिबिया अस्थि किस में होती है, तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा पैर में। टिबिया अस्थि किस में होती है, पैर में होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। आपको बताना है कि विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन सा है। तो 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग जो है जनन क्षमता में कमी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ई से बांझपन रोग होता है। विटामिन डी से रेक्टिस होता है अंधापन यानी रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और बेरी जो रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। आपको बताना है कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। तो 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा अग्नाशय। अगर अग्नाशय आपका सही से काम नहीं कर रहा है मतलब आपको डायबिटीज हुआ है, तो 21 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। तो
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, कुछ दिन पहले करवाए थे क्वेश्चन, तो ये आँखों की बीमारी है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बताए थे। सार्स का पूर्ण रूप बताना है, जिसमें ए का हमने तो बताया था कि एक्यूट होता है। सार्स में ए का पूर्ण रूप पूछा था तो एक्यूट बताए थे, लेकिन यहाँ सार्स का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ सार्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन में हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो होता है वह सार्स का SARS का पूर्ण रूप होता है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, और फटाफट सही जवाब बताइएगा कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो नाशपाती का जो है वह गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, गूदेदार पुष्पासन। अगला देख लीजिए, रंजक व खाद्य पदार्थों बनाने में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो 26 का ऑप्शन है कैरामल का हो जाएगा। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सा फसल सहायक होता है। तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा बीन्स। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बीन्स जो फसल है, बीन्स, वो सहायक होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताना है कि कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फटाफट बताइएगा कि कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए उपयोग किया जाता है। तो 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा बीज। बीज जो है वो कोको का बीज जो होता है वो चॉकलेट में उपयोग किया जाता है गंध के लिए। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। 1 नंबर का क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या, तो 30 का ऑप्शन भी 3 हो जाएगा। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या 3 होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो यह अपकेंद्रण पर आधारित होती है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली अपकेंद्रण पर आधारित होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है। न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है। तो 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है, तो कोई आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज आपको बताना है। तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन पॉजिट्रॉन को भी याद कीजिएगा क्योंकि पूछ देता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की जो खोज है वो आपका एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है, और बताइए आप लोग। केमिस्ट्री तो आप लोग पढ़े ही हैं, तो देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आता है कि समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है। तो ऑप्शन ए होता है प्रोटोनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक परमाणु में प्रोटोनों की संख्या समान होती है। एल्केन का सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन एल्केन, एल्काइन, एल्काइल ये सभी पढ़ाए हुए हैं। देखते हैं कितने लोग सही जवाब बताते हैं कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। याद रखिएगा एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होती है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर। जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या होता है। तो जिप्सम का जो व्यापारिक नाम है फटाफट बताइए। तो जिप्सम का व्यापारिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है।
क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्वार्टज का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम सिलिकेट होता है। और जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। और क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है और अभी जाना नहीं है क्योंकि 1 लिनियर क्वेश्चन अभी बाकी है, तो जाना नहीं है। तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ये होमवर्क का क्वेश्चन है और आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। और चलिए 39 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए अभी हम लोग 1 लिनियर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पहले आपका प्रैक्टिस सेट होगा, वीडियो के अंत में 1 लिनियर क्वेश्चन होगा जो आपको याद कराने का काम करेगा और समझाने का काम करेगा कि जो आप पढ़े हैं वो याद है कि नहीं। और रिवाइज भी आप लोग का हो जाएगा, तो आप ही के लिए फ़ायदा है। अगर कहिएगा तो 1 लिनियर क्वेश्चन को बंद भी कर देंगे अगर आपको नहीं चाहिए तो, लेकिन पूरा उम्मीद है कि आप लोग 1 लिनियर क्वेश्चन को भी पसंद करेंगे। और चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ से 1 लिनियर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, टॉपिक वाइज हम लोग करना है। लूसेंट का जितने भी क्वेश्चन है वो सभी को 1 लिनियर फॉर्म में मैंने लिख लिया है और उसी का लूसेंट से ही 1 लिनियर क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। और थोड़ा सा यहाँ जो है पेज फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो वीडियो का जो क्वालिटी है उसको बढ़ा लीजिएगा, आपको फ्रेश दिखाई देगा। गद्य एवं पद वाला वेद है तो यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है तो यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद, सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। गायत्री मंत्र लिया गया है तो ऋग्वेद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है तो गायत्री मंत्र जो समर्पित है वह सावित्री को है, सूर्य देवता को। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है तो अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं तो कृष्ण थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया। और आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र है जिनका नाम पुरंदर है। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल 10वां मंडल है। और ऋग्वेद में सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? तो 9वां मंडल जो है ऋग्वेद में सोम को समर्पित है। सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से 1 नंबर का क्वेश्चन है, एसएससी लेकर रेलवे तक पूछा गया प्रश्न है। प्राचीन हिंदी विधि का लेखक कौन है? तो मनु है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति है। और पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर है, याद रखिएगा। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर है। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास ने की। और महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? रजमनामा है। आर्य का भारत आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व से पहले जो है आर्य भारत में आए थे। और आर्य पहले बसे थे तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। आर्य लोग भारत आए थे, मध्य एशिया से आए थे। शून्यवाद का प्रतिपादक नागा अर्जुन को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई। 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ। कुशीनगर यूपी में है, लुम्बिनी नेपाल में है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो यह धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। प्रथम बौद्ध संगति पूछे तो 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति पूछे तो 383 ईसा पूर्व कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में।
तृतीय बौद्ध संगति पूछे तो 251 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ। और चौथी बौद्ध संगति पूछे तो प्रथम शताब्दी में 76 ईस्वी सन में कुंडनवल कश्मीर में हुआ। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक है और बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अधिम पिटक। तो ये 3 है जो पिटक के भाग हैं। तो इस प्रकार से आपका लगभग 30 से 35 क्वेश्चन वन लिनियर भी क्वेश्चन करवा दिए। बहुत सारा पूरा लूसेंट का हमने लिख कर रखा है, देख लीजिए। आप लोग तो तैयारी करते नहीं हैं, लेकिन हम पूरा लूसेंट बुक जो ऑब्जेक्टिव बुक है पूरा लूसेंट, उसका कॉपी में नोट कर लिए हैं। और वैसे ही आपको भी नोट करना होगा, तभी आपको क्वेश्चन याद होंगे। केवल मोबाइल से देखने और पढ़ने से नहीं होगा, आपको लिखना भी होगा और किताब का सहारा भी लेना होगा। तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा देख लीजिए। पूरा लूसेंट लिखा हुआ है, पूरा लूसेंट टॉपिक वाइज है। तो टॉपिक वाइज वन लिनियर भी क्वेश्चन करवाएंगे। और हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसीलिए 2 ही पेज करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।